हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज से 4 साल पहले 2020 में भारत और टर्की के बीच में 2.3 बिलियन की एक डील हुई थी, खासकर फ्लीट सपोर्ट वेसल को लेकर, जिसमें भारत की तरफ से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और टर्की की तरफ से टर्की शिपयार्ड कंपनी TAIS ने इस डील को पक्की की थी। और पिछले साल अगस्त के टाइम में इस डील को लेकर कॉन्ट्रैक्ट टर्की को दिया गया था, जिसको लेकर अब एक अपडेट निकल के आ रहा है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है, जो टर्किश फर्म से नेवीज प्रोजेक्ट को लेकर जो डील साइन हुई थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट विद टर्किश फर्म्स इन नेवीज प्रोजेक्ट। और इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि अब हमें टर्किश फर्म की नीड नहीं है, खासकर फ्लीट शिप सपोर्ट शिप प्रोजेक्ट को बनाने को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं नो रोल फॉर टर्किश फर्म्स इन इंडियन नेवीज मेगा फ्लीट सपोर्ट शिप प्रोजेक्ट। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो डील थी ये पिछले साल, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जिगजैग के फॉर्म में है। 2020 के टाइम में जब भारत और टर्की के बीच में जब ये डील साइन हुआ, क्लियरेंस बेसिकली मिल चुका था। लेकिन पिछले साल हुआ ये, अगस्त की हम बात कर रहे हैं, जब फ्लीट सपोर्ट वेसल्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्की को दिया गया, जिसकी लागत कही जाती है 2.3 बिलियन, कुछ लोग 2.2 भी कह देते हैं। जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और TAIS टर्की की जो शिपयार्ड कंपनीज है, दोनों मिलकर यहाँ पर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। 2023 अगस्त की बात कर रहे हैं। और ये डिसाइड किया गया कि इसको बेसिकली जो डिलीवर्ड किया जाएगा 5 शिप को, ये 2027 तक में इंडियन नेवी को कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी इसे कैंसिल कर दिया गया है और ये अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड खुद ये बनाने वाली है। लेकिन इनके सपोर्ट में असिस्टेंस कह सकते हैं, ये कोची बेस्ड फर्म है, इनका असिस्टेंस ये ले सकती है फॉर डिजाइन एंड कंसल्टेंसी के लिए। क्योंकि जो कोची बेस्ड फर्म है, ये इसके पहले भी बाकी जो शिपयार्ड से, जो गवर्नमेंट शिपयार्ड से, इनको लेकर पहले भी काम कर चुकी है। चाहे हम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें या फिर हम शिप प्रोजेक्ट्स, अदर शिप प्रोजेक्ट्स को लेकर हम बात करें, तो अब यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और कोची बेस्ड फर्म, ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। अगर हम बात करें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में थोड़ी सी, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU कंपनी है, एक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जिसे 1941 के टाइम में फाउंडेड किया गया था। कहा यह जाता है कि इसकी जो नींव है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और बेसिकली ये जो है ना, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं शिप बिल्डिंग को लेकर, शिप रिपेयर को लेकर। आगे आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि सबमरीन कंस्ट्रक्शन या फिर रिफिट्स को लेकर भी ये आगे काम कर सकते। लेकिन आपके दिमाग में सवाल चल रहा हो कि ये फ्लीट सपोर्ट शिप होता क्या है, ये बता दो पहले। देखिए, नाम में यहाँ लिखा हुआ है सपोर्ट, मीन्स ये जो बड़े बड़े जो फ्रिगेट्स होते हैं ना, या फिर जो हार्बर होते हैं, कॉर्वेट होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। कैसी सपोर्ट? ये जो शिप है ना, सपोर्ट शिप, ये क्या करती है, अपने साथ में फ्यूल हो, वाटर हो, एम्यूनिशन हो, स्टोर्स हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो कैरी करके जो हार्बर से, जो फ्रिगेट्स है, एयरक्राफ्ट है, यहाँ तक ये पहुंचाने का काम करती है, ताकि जो हार्बर है, जो बेसिकली डिस्ट्रॉयर है, कॉर्वेट है, ये हार्बर तक बार बार अपनी ऑपरेशंस को कट करके रिटर्न आना ना पड़े। या में इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े शिप होते हैं, इनकी प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर ये सपोर्ट शिप को बनाया जाता है, जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, खासकर बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर या फिर कॉर्वेट फ्रिगेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा सेकेंडरी रोल ये भी होता है कि इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें इस शिप के जरिए डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस की हम बात करें, इसके जरिए इवैक्यूएशंस भी की जाती है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस में जो अगर पर्सनल है, इनको लेकर अगर कहीं क्विक डिलीवरी करनी है, खासकर रिलीफ मटेरियल को लेकर, इसमें भी इनका यूज किया जाता है ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटीज के दौरान। और इसको लेकर ना, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आज से 2-3 दिन पहले की बात करें, 10 अप्रैल का ये आर्टिकल है, जब यहाँ पर स्टील कटिंग सेरेमनी भी यहाँ पर रखी गई थी नेवीज फर्स्ट फ्लीट सपोर्ट शिप के लिए। आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली स्टील कटिंग सेरेमनी में क्या होता है कि इसमें स्टील काटा नहीं जाता है, ये मत समझना कि स्टील इसमें काटा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो शिपयार्ड एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये लोग आते हैं आपस में और यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं कि अब ये जो शिप है कैसे बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, कितनी देर में बनाया जाएगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी। बेसिकली इसका एक प्रॉपर डिसीजन जो होता है वो यहाँ पर लेते हैं। रोड मैप की हम बात नहीं कर रहे हैं, डिसीजन की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि भारत, या हम ये कहें कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने क्यों टर्मिनेट किया टर्की के साथ में, खासकर ये डील। देखिए, वैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी तरफ से कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए टर्की के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ में अच्छे हैं, और आए दिन कहीं कहीं टर्की जो है एंटी इंडिया पोजीशन रखता है। चाहे हम कश्मीर की बात करें या फिर आर्टिकल 370 हटाने को लेकर बात करें, इस पे भी कमेंट कर चुका है। कश्मीर को लेकर लगातार कहीं न कहीं पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है और यूएन में बार बार, यूएन जनरल असेंबली में बार बार कश्मीर का इशू उठाता रहता है। इवन की जब CA की जब बात चल रही थी 2019 के
टाइम में, उस टाइम में भी टर्की ने इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश की थी। इसके अलावा बात करें तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, खासकर रीजन सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि देखिए टर्की और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, दोनों के बीच में डिफेंस टाइज भी अच्छे हैं, दोनों के बीच में डिफेंस डील लगातार कहीं कहीं देखी जाती है, और ये हमारे डिफेंस सिक्योरिटी के लिए एक कंसर्न बन सकता है। यही नहीं, यहाँ तक कि पिछले साल की हम बात करें, जब पाकिस्तान के करंट में आज के टाइम में जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, जब पिछले बार भी जब थे वैसे केयर के बीच में आए थे, तो इन्होंने पिछले साल ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो टर्की को इनवाइट करता है, किसके लिए, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। और आपको पता होना चाहिए चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर बेसिकली चाइना का ही बेसिकली एक प्रोजेक्ट है BRI के तहत में, जो सीपेक ग्वादर पोर्ट से चाइना के कास्ट नगर तक यहाँ पर कनेक्ट करता है, और ये इंडिया के POK से होकर गुजरता है, जो भारत की सॉवरेनिटी को उल्लंघन करता है। इसको लेकर भी ये बातें निकल के आ रही थी, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन यहाँ पर कहा जाता है कि जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल जो अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान के बीच में देखा जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, खासकर इस डील को टर्मिनेट करने को लेकर। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि टर्की ने मालदीव्स को बायरेक्टर ड्रोन जो है वो प्रोवाइड किया था, खासकर सर्विलेंस के लिए, पूरे इंडियन ओशंस में सर्विलेंस रख सके। तो इससे छोटे छोटे बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि भारत और टर्की के जो आइडियोलॉजी है, जो बेसिकली इंटरनेशनल जो स्टांस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल की हमास को लेकर पूरा वर्ल्ड एक तरफ से क्रिटिसाइज कर रहा था कि हमास का जो अटैक देखा गया, खासकर अक्टूबर के टाइम में इजराइल के ऊपर में 5000 मिसाइल जो दागी गई थी, इसको लेकर पूरा वर्ल्ड इसकी निंदा की, एक टेररिस्ट अटैक है। लेकिन हमास को लेकर टर्की ये रुख रखता है कि हमास इज नॉट अ टेरर ग्रुप, ये कहता है ये एक पैट्रियोटिक ग्रुप है, ऐसा टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन वो कहते। लेकिन ना अगर हम एक तरफ भारत को भी हम देखें ना, भारत भी अपने साइड से टर्की के लिए इतना कुछ किया है। रिसेंटली पिछले साल जब टर्की में अर्थक्वेक आया था, इवन की टर्की और सीरिया के रीजन में भी आया था, तो उस टाइम में भी भारत ने अपने तरफ से डिजास्टर रिलीफ टर्की को प्रोवाइड किया था। माना जाता है कि टर्की और इंडिया के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, फ्रेंडली कंट्री नहीं है, फिर भी भारत ने डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड किया था। यानी हम लोग टर्की के खासकर टूरिज्म सेक्टर्स के लिए, टूरिज्म मार्केट के लिए टॉप 10 में भारत आता है। क्योंकि अगर कुछ डेटा की बात करें, 2024 की हम बात करें, 2024 में 30% टूरिज्म इंक्रीज हुए हैं इंडियन टूरिस्ट टर्की में, खासकर जो कहा जाता है 3.50 लाख जो है ये टूरिस्ट 2024 में, ओनली इस 4 मंथ की बात करें, 3 से 4 मंथ। और इसके लिए ना टर्की ने सेम रवैया अपनाया, या हम ये कहें कि मालदीव्स, फिलहाल अभी आपने सुना होगा मालदीव्स ने ये कहा था भारत को कि हम भारत आने वाले हैं और भारत में रोड शो करने वाले हैं। रोड शो में क्या होगा कि हम यहाँ की जो भारत की जनता है उससे गुहार लगाएंगे कि आप हमारे देश आइए, एज ए टूरिस्ट बन के यहाँ पर मालदीव्स में आइए। इसको लेकर ना टर्की ने ये रवैया इसी फरवरी में ये इंप्लीमेंट कर चुका था। आप यहाँ देख सकते हैं, टर्की होल्ड्स टूरिज्म रोड शो इन कोलकाता में, होप्स टू रिसीव 3.5 लाख इंडियन टूरिस्ट दिस ईयर। और ये भी डिसाइड कर लिया कि इतने टूरिस्ट आने चाहिए। लास्ट ईयर हम बात करें 54% इंडियन टूरिस्ट ओनली इस्तांबुल विजिट किए थे, 11% अंतालिया, 9% कैपाडोकिया, 5% कुसादासी और 3% पामू काकले। लेकिन इसके बावजूद भी टर्की का जो रवैया होता है इंडिया के प्रति, ये हमेशा से हार्ड ही रहा है। हर एक इश्यूज पे, डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर हो, चाहे फिर यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप को लेकर हो। वैसे तो टर्की के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि परमानेंट शिप की जो मेंबरशिप है वो 5 से बढ़ के और भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसके बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन करने वाला, इसे ही पता है ऑब्जेक्शन करने वाला चाइना है। तो इस पर आप क्या मानते हैं, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, उत्कल दिवस 2024 रिसेंटली न्यूज में था, ये किस स्टेट में से रिलेटेड है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना? सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, और इस पर आपका क्या ओपिनियन है ये भी लिखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।